पिछली जिंदगी में उसके पिता को डर था कि उसका बेटा कभी शादी नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने पुराने दोस्त की खूबसूरत पोती चेन मुकियो को शराब के नशे में उसके साथ जोड़ दिया। हालात ऐसे बने कि दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी की पहली रात ही उसे पता चल गया कि चेन मुकियो के दिल में पहले से कोई और था। उसने पूरे 30 साल इस शादी में बिताए, लेकिन कभी पति होने का एहसास तक नहीं मिला। आखिर में वो अकेले ही मर गया, जबकि चेन मुकियो अपने पुराने प्यार लिनरान के साथ राजधानी में बस चुकी थी। लेकिन अब उसे दूसरी जिंदगी मिली थी और इस बार वो चेन मुकियो से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता था। इसीलिए उसने सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर फोर्स्ड डिवोर्स के लिए आवेदन दे दिया। बस 1 महीने बाद वो इस रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद होने वाला था। घर लौटकर उसने अलमारी साफ की, फिर चुपचाप खाना बनाना शुरू कर दिया। तभी दरवाजा खुला और चेन मुकियो वापस आ गई। उसकी मौजूदगी हमेशा की तरह बेहद पावरफुल थी। ऊंचा रुतबा, खूबसूरत चेहरा और मिलिट्री यूनिफॉर्म में तो वो और भी ज्यादा कोल्ड और अनटचेबल लगती थी। शादी से पहले पूरी आर्मी उसे ड्रीम गॉडेस मानती थी और पिछली जिंदगी में भी वो पहली नजर में उसी पर दिल हार बैठा था। उसे लगा हमेशा की तरह वो उसका कोट उतार देगा, लेकिन इस बार चेन मुकियो खुद एक कदम पीछे हट गई। वो शांत आवाज में बोली कि उसके शरीर पर धूल लगी है, हाथ गंदे हो जाएंगे। उसका रिस्पेक्टफुल लेकिन ठंडा रवैया ऐसा था जैसे दोनों कभी पति पत्नी थे ही नहीं। अगर ये पिछली जिंदगी होती तो वो सब अनसुना करके फिर भी उसका कोट ले लेता और चेन मुकियो भी मना नहीं करती। लेकिन अब उसे सब समझ आ चुका था। उसकी इस दोहरी जिंदगी के पीछे सिर्फ नफरत छुपी थी। 30 साल तक वो हर दिन उसी ठंडी नजर से घायल होता रहा। उसके दिल के घाव कभी नहीं भरे, लेकिन इस बार उसने सिर्फ सिर हिलाया और चुपचाप किचन में चला गया। उसने स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाते हुए कहा कि ये उसका फेवरेट खाना है, क्या वो टेस्ट करना चाहेगी। चेन मुकियो ने कोट उतारा, लेकिन उसकी तरफ देखे बिना बोल दिया कि वो हर रात कैंटीन में खाती है। उसे उसके लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। पिछली जिंदगी में भी ऐसा ही था। 30 सालों तक चेन मुकियो ने उसके हाथ का एक निवाला तक नहीं खाया था, लेकिन इस बार उसने शांत आवाज में कहा कि वो बस एक बार उसका बनाया खाना टेस्ट कर ले, क्योंकि ये पहली और आखिरी बार होने वाला है। उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए माहौल पूरी तरह शांत हो गया। फिर आखिरकार चेन मुकियो ने हामी भर दी, लेकिन अगले ही पल उसने वही पुराना शब्द इस्तेमाल किया, ओबे द ऑर्डर। ये सुनते ही उसका दिल फिर टूट गया। चेन मुकियो उत्तरी सैन्य क्षेत्र की फर्स्ट रेजिमेंट लीडर थी, लेकिन वो खुद एक स्कॉलर होने के बावजूद रैंक में उससे ऊपर था। पिछली जिंदगी में जब भी वो चेन मुकियो से कुछ कहता तो वो हमेशा उसी ठंडी आवाज में कहती, आदेश का पालन कर रही हूँ। वो सब सिर्फ मजबूरी में करती थी, प्यार से नहीं। चेन मुकियो बिना एक्सप्रेशन के उसके पास से गुजरकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। तभी उसकी बॉडी से आती हल्की खुशबू ने उसे रोक दिया। वो तुरंत समझ गया, बाइटेली यूजिंग टू और परेसिन फ्री। आज भी वो लिनरान से मिलकर आई है, क्योंकि ये वही परफ्यूम था जो लिनरान का फेवरेट हुआ करता था। उसकी बात सुनते ही चेन मुकियो का चेहरा बदल गया। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गई। उसे लगा कि शायद किसी ने उसका पीछा करवाया है। उसकी तेज नजरों को देखकर उसके दिल में अजीब दर्द उठा, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने बस इतना कहा कि वो थक गई होगी, इसलिए जल्दी सो जाए। ये कहकर वो बेडरूम की तरफ चला गया, लेकिन अगले ही पल चेन मुकियो भी उसके पीछे अंदर आ गई। वो हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। तभी चेन मुकियो ने याद दिलाया कि आज महीने की 15 तारीख है और पिछली जिंदगी में उसने खुद आदेश देकर तय किया था कि हर महीने की 15 तारीख को वो दोनों साथ सोएंगे। ये याद आते ही उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए। उसने तुरंत चेन मुकियो को रोक दिया। अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। चेन मुकियो कुछ सेकंड चुप खड़ी रही, फिर बस सिर हिलाकर पीछे हट गई। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। वो चाहती थी कि वो अब उसकी जिंदगी में दखल देना बंद कर दे। ये कहकर चेन मुकियो मुड़ी और सीधे दूसरे कमरे में चली गई। अंदर जाते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। शादी के बाद से ही चेन मुकियो ने स्टडी रूम में अलग बेड लगवा लिया था। दोनों नाम के पति पत्नी थे, लेकिन कभी सच में साथ नहीं रहे। पिछली जिंदगी में एक बार वो आधी रात उसके कमरे में चला गया था। उसके बाद से चेन मुकियो हर रात दरवाजा लॉक करने लगी। दरवाजे के लॉक होने की आवाज सुनकर उसने धीरे से कहा कि अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार वो उसकी जिंदगी से जबरदस्ती चिपकने वाला नहीं था। उसने लाइट बंद की और जल्दी सो गया। अगले दिन वो हमेशा की तरह मिलिट्री एरिया में काम में व्यस्त था। तभी एक सैनिक आकर बताता है कि उसके पिता उससे मिलने आए हैं। वो तुरंत ऑफिस पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसकी नजर चेन मुकियो पर पड़ी। वो पहले से अंदर खड़ी थी। उसके पिता ने सिर उठाए बिना दोनों को बैठने को कहा और हालचाल पूछने लगे। उसने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन अगले ही पल उसके पिता ने अचानक गंभीर नजरों से चेन मुकियो की तरफ देखा। उन्हें खबर मिली थी कि चेन मुकियो हाल में बार बार इन्फर्मरी के मिलिट्री डॉक्टर से मिलने जा रही है। ये सुनते ही कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया। चेन मुकियो के चेहरे पर साफ टेंशन दिखाई देने लगी। वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उसने खुद बीच में बात संभाल ली। उसने हंसते हुए कहा कि यह सब उसी की वजह से था, क्योंकि लिनरान अकेली थी।
उसके माता पिता मर चुके थे और उसने शादी भी नहीं की थी। इसीलिए उसने खुद चेन मुकियो से कहा था कि वो उसकी मदद करे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी छोटी बात मिलिट्री एरिया में रूमर बन जाएगी। उसके पिता कुछ देर तक चुप रहे। शायद वो पूरी तरह यकीन नहीं कर पाए थे, लेकिन आखिर में उन्होंने बात खत्म की और दोनों को दोपहर का खाना साथ खाने के लिए कैंटीन चलने को कहा। पूरे समय चेन मुकियो उसे गहरी नजरों से देखती रही, लेकिन उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, डिवोर्स। वो नहीं चाहता था कि उसके और चेन मुकियो के बीच की समस्या उसके पिता की रेपुटेशन को प्रभावित करे। दोपहर का खाना खत्म हुआ, फिर तीनों वापस अपने अपने काम में लग गए। शाम को पहली बार ऐसा हुआ कि वो चेन मुकियो का इंतजार करने नहीं गया। वो अकेले ही घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने सामान साफ करना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर अचानक टीवी कैबिनेट पर रखी दो सिरेमिक डॉल्स पर पड़ी, एक लड़का और एक लड़की। उन्हें देखते ही वो कुछ सेकंड के लिए रुक गया। उसे याद आया कि शादी के समय दोनों ने ये डॉल्स साथ खरीदी थीं। उसने खुशी खुशी उन्हें चेन मुकियो को गिफ्ट किया था, लेकिन तब चेन मुकियो ने साफ कह दिया था कि ये बच्चों के खिलौने हैं। उसे समझ नहीं आया था कि वो ऐसी चीज घर क्यों लाया। लेकिन बाद में जब लिनरान वापस आई, तब चेन मुकियो खुद उसके लिए बिल्कुल वैसी ही डॉल्स खरीद कर लाई थी। ये याद आते ही उसने बिना हिचकिचाए उन डॉल्स को डस्टबिन में फेंक दिया। फिर उसने घर की कई और बेकार चीजें भी निकाल दी। सब साफ करने के बाद जब उसने सामान देखा, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि 3 साल की शादी में उसके और चेन मुकियो के बीच याद रखने लायक चीजें कितनी कम थीं। वो चुपचाप सारा सामान उठाकर बाहर गया और गार्बेज ट्रक में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ने वाला था, उसे बाहर कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। फिर अचानक उसने अपना नाम सुना। अगले ही पल चेन मुकियो की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी। वो साफ कह रही थी कि वो उससे कभी प्यार नहीं करेगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो चैन से मर भी नहीं पाएगी। उसकी आवाज में मजबूरी थी, लेकिन कोई प्यार नहीं। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी वो शांत खड़ा रहा, क्योंकि पिछले जिंदगी में वो खुद अपनी आंखों से देख चुका था कि चेन मुकियो लिनरान से कितना प्यार करती है। जब लिनरान दुखी होती तो चेन मुकियो उसे मनाती, जब वो गुस्सा करती तो वो मुस्कुराकर उसे शांत करती। यहाँ तक कि जब लिनरान को बुखार आया था, तब चेन मुकियो पूरी रात उसके पास बैठी रही थी। इसीलिए इस दुनिया में शायद उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि इन दोनों के बीच कितना गहरा रिश्ता है। अगर वो बीच में नहीं आता तो शायद चेन मुकियो और लिनरान की कहानी एक परफेक्ट लव स्टोरी बन सकती थी। दोनों शांति से साथ रहते और बूढ़े होते। लेकिन पिछली जिंदगी में वो खुद उस कहानी का विलन बन गया था। इस बार वो वैसा नहीं करने वाला था। वो वापस अंदर आया, चुपचाप टेबल पर बैठा और खुद के लिए सफेद शराब का गिलास भर लिया। लेकिन तभी दरवाजा खुला और चेन मुकियो जल्दी वापस आ गई। उसने उसके सामने रखे शराब के गिलास की तरफ देखा तक नहीं, बस ठंडी आवाज में पूछ लिया कि उसने दूसरों की बातें सुनने की आदत कब से शुरू कर दी। उसने इस ताने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस शराब का एक घूंट पिया। लेकिन तेज शराब गले में उतरते ही उसका चेहरा सिकुड़ गया। उधर चेन मुकियो अब भी उसी इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही थी। उसकी बात साफ थी, सिर्फ वही इंसान हेवनली पनिशमेंट की कसम खा सकता है जिसे खुद अपने वादे टूटने का डर हो। और चेन मुकियो इतनी बड़ी कसम खाकर यही साबित कर रही थी कि वो उससे कभी प्यार नहीं करेगी। भले ही उसने खुद को समझा लिया था कि अब सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये सुनकर उसके दिल में फिर वही पुराना दर्द उठ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे सीने में चाकू घोंप दिया हो, यहाँ तक कि गले में भी खून जैसा स्वाद आने लगा। उसने शराब का गिलास कसकर पकड़ा और अपनी सारी भावनाएं दबा ली। फिर शांत आवाज में बस इतना कहा कि ये अच्छी बात है। तो सबसे बड़ा बात है कि अगर आप, क्योंकि जब डिवोर्स होगा तब चेन मुकियो को उसके जाने का दुख भी नहीं होगा। ये सुनते ही चेन मुकियो हल्का सा भौहें सिकोड़कर उसे देखने लगी। उसे लगा आज उसका व्यवहार थोड़ा अजीब है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे बेडरूम में चली गई। तभी उसकी नजर डस्टबिन में पड़ी एक नीली शर्ट पर गई। वो कुछ सेकंड उसे देखती रही। डेस्को में अंदर के बाद आ रहे हैं वो, क्योंकि वो उसकी फेवरेट शर्ट हुआ करती थी। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि चेन मुकियो को ये बात याद होगी। उसने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। फिर उसने झूठ बोल दिया कि अब उसे वो शर्ट पसंद नहीं है। अगर पसंद नहीं तो फेंक देना ही बेहतर है। चेन मुकियो ने आगे कुछ नहीं पूछा। वो चुपचाप कमरे में चली गई। उधर वो भी वापस बेडरूम में लौट आया। पता नहीं कितना समय बीता, बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की आवाज सुनते सुनते वो सो गया, लेकिन अगले ही पल आसमान में जोरदार थंडर गूंजा और वो घबराकर बिस्तर से उठ बैठा। उसके हाथ सीने पर कस गए, सांसें तेज चलने लगीं, क्योंकि जब वो 10 साल का था तब उसकी माँ की मौत भी ऐसी ही तूफानी रात में हुई थी। वो कार एक्सीडेंट में मरी थी और तभी से उसे थंडर से डर लगने लगा। पिछली जिंदगी में जब भी रात को बिजली कड़कती, वो डरकर चेन मुकियो के पास चला जाता था, लेकिन उसका दरवाजा कभी नहीं खुलता था।
आज भी थंडर लगातार गूंजता रहा। करीब आधे घंटे बाद जाकर बारिश शांत हुई और उसकी हालत थोड़ी संभली। उसने लाइट जलाई और पानी लेने बाहर निकला, लेकिन लिविंग रूम पार करते समय उसके कदम अचानक रुक गए। फिर वो बिना कुछ बोले वापस बेडरूम में लौट आया। उसके चेहरे पर कोई खास इमोशन नहीं था। शायद अब उसे इन चीजों की आदत हो चुकी थी, लेकिन बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसकी नींद गायब हो चुकी थी। आखिरकार वो फिर उठ गया, कोट पहना और बाहर बैकयार्ड में चला गया। वहां पेड़ के नीचे वो काफी देर तक मिट्टी खोदता रहा और आखिर में उसे मिट्टी में दबा एक ग्लास बॉटल मिला। उस बॉटल के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे नोट्स भरे हुए थे। शादी के बाद उसने खुद ये बॉटल चेन मुक्यू के साथ यहाँ दबाई थी। इन नोट्स में उसके प्यार, उसकी उम्मीदों और अपने फ्यूचर फैमिली के सपने लिखे थे। उस वक्त उसे पूरा यकीन था कि एक दिन चेन मुक्यू जरूर उससे प्यार करने लगेगी, लेकिन पिछली जिंदगी ने उसकी इस उम्मीद को बेरहमी से तोड़ दिया था। उसने बॉटल खोली और सारे नोट्स बाहर निकाल लिए, फिर एक एक नोट पढ़ना शुरू किया 2020 में, और हर नोट पढ़ने के बाद उसे आग में जला दिया। पहले नोट में लिखा था कि उसे अपना प्यार मिल गया है और उसका नाम चेन मुक्यू है। दूसरे नोट में उसने लिखा था कि एक दिन वो उससे शादी जरूर करेगा। फिर एक नोट में लिखा था कि चेन मुक्यू ने शादी के लिए हाँ कह दी और वो इतनी खुशी में पूरी रात सो नहीं पाया। एक नोट में उसने खुद को समझाया था कि भले ही चेन मुक्यू उससे ठंडी रहती है, लेकिन एक दिन वो जरूर उससे प्यार करेगी। जलते हुए उन नोट्स को देखते हुए उसे ऐसा लगा जैसे उसका पुराना मासूम वर्जन भी उसी आग में खत्म हो रहा हो। कभी वो एक प्यार में पागल लड़का था, लेकिन अब उसका दिल पूरी तरह शांत हो चुका था। तभी पीछे से चेनमुक्यू की आवाज आई। वो पूछ रही थी कि आधी रात को वो क्या जला रहा है। उसने आंखें बंद की, लेकिन हाथ नहीं रोका। उसने आखिरी नोट भी आग में फेंक दिया, फिर बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया कि बस कुछ बेकार चीजें थीं। चेनमुक्यू की नजर उस ग्लास बॉटल पर पड़ी। उसे वो थोड़ी फेमिलियर लगी, लेकिन वो याद नहीं कर पाई कि उसके अंदर क्या था। उसने ज्यादा सोचा भी नहीं, बस शांत आवाज में बताया कि लिनरान थंडर की वजह से डर गई थी, इसलिए वो उसे देखने गई थी। फिर उसने उसे चेतावनी दी कि वो गलत मत सोचे और लिनरान को परेशान ना करे। इतना सब होने के बाद भी वो सबसे पहले लिनरान को प्रोटेक्ट कर रही थी। उसका ये पक्षपात देखकर भी अब उसे हैरानी नहीं हुई। उसने खाली बोतल उठाई और दूर फेंक दी, फिर चुपचाप वापस घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद चेनमुक्यू भी उसके पीछे अंदर आ गई। दोनों अपने अपने कमरों में लौट गए। उस रात दोनों ने अलग अलग सपने देखे और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अब उसके इस घर को छोड़ने में सिर्फ 10 दिन बाकी थे। उसी दिन वो हमेशा की तरह मिलिट्री एरिया पहुंचा। जैसे ही वो मिलिट्री एरिया पहुंचा, एक सैनिक हंसते हुए उसके पास आया और कंधे पर हाथ मार दिया। उसे बताया गया कि रिकॉनेसेंस डिपार्टमेंट का शाओ शादी कर रहा है। ऑफिस में वेडिंग कैंडीज बांटी जा रही थी और सब लोग लंच टाइम में होने वाली शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। ये सुनते ही उसे पिछली जिंदगी की बातें याद आ गईं। श्याओ ने मिलिट्री एरिया की एक कंपनी कमांडर से शादी की थी। दोपहर होते ही सब लोग होटल पहुंच गए। पूरा हॉल बधाइयों और शोर से भरा हुआ था। भीड़ के बीच उसकी नजर अचानक चेन मुक्यू पर पड़ी। वो ग्रूम की सुपीरियर ऑफिसर थी, इसलिए नेचुरली उसे भी शादी में आना था, लेकिन उसने उसकी तरफ देखने तक की कोशिश नहीं की। वो बस बाकी कॉमरेड्स के साथ कैजुअली बात करता रहा। पता नहीं कितना समय बीता, तभी दूसरी तरफ अचानक जोरदार शोर सुनाई दिया। कोई चेनमुक्यू से पूछ रहा था कि क्या वो आज ड्यूटी पर है और क्या वो शराब पी सकती है। चेनमुक्यू ने शांत आवाज में जवाब दिया कि वो आज लीव पर है, लेकिन अगले ही पल माहौल बदल गया। एक ड्रंक मेड लड़खड़ाते हुए बोलने लगी कि चेनमुक्यू अभी अभी लिनरान को बाहर से संभाल कर अंदर लाई है। वो मजाक उड़ाते हुए कह रही थी कि चेनमुक्यू लिनरान को ऐसे प्रोटेक्ट कर रही है जैसे वो उसका अपना आदमी हो। ये सुनते ही उसने सिर उठाकर देखा और सामने चेनमुक्यू सच में नशे में धुत लिनरान को अपनी बाहों में पकड़े खड़ी थी। जिस मेड ने ये बात कही थी वो खुद इतना पी चुकी थी कि बोलते बोलते टेबल पर ही सो गई। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद पूरा रेस्टोरेंट कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। सबकी नजरें धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ गईं। उसके पास बैठे आदमी ने धीरे से उसे समझाया कि वो इस बात को दिल पर मत ले, क्योंकि वो लड़की नशे में थी। उधर चेनमुक्यू ने भी हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। उसने अपनी बाहों में झूल रही लिनरान को कुर्सी पर बैठाया और ऐसा लगा जैसे वो उसकी तरफ आकर कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हो, लेकिन उससे पहले ही वो मुस्कुरा दिया। उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा कि उसे पता है ये सिर्फ मजाक था और वो इसे सीरियसली नहीं लेगा। उसकी बात सुनकर चेनमुक्यू वहीं रुक गई। उसके चेहरे पर हल्की कंफ्यूजन थी, क्योंकि आज वो पहले जैसा रिएक्शन नहीं दे रहा था। उसके दिल में अजीब बेचैनी उठने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, पीछे से अचानक चीख सुनाई दी। लिनरान जमीन पर गिर चुकी थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो सांस ही नहीं ले पा रही हो। ये देखते ही चेनमुक्यू घबरा गई।
वो तुरंत भागकर उसके पास पहुंची और बिना हिचकिचाए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फिर वो तुरंत उसकी चेस्ट दबाकर उसे स्टेबलाइज करने लगी। उसे समझ आ गया था कि लिनरान को अस्थमा अटैक आया है। वो जोर से एम्बुलेंस बुलाने लगी। कुछ देर बाद जब लिनरान की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल हुई, तब चेनमुक्यू ने उसे फिर से गोद में उठाया और तेजी से बाहर भाग गई। उस वक्त उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। वहां मौजूद बाकी लोगों की तरह उसने भी ये सब शांत चेहरे के साथ देखा। उसमें अब दुख जताने की ताकत भी नहीं बची थी। शादी जल्दी खत्म हो गई और वो सीधे वापस ऑफिस लौट आया। वहां पहुंचते ही उसने ट्रांसफर एप्लीकेशन लिखना शुरू कर दिया। फिर वो कमांडर्स ऑफिस पहुंचा और दरवाजा नॉक किया। अंदर जाते ही उसने बिना घुमाए सीधी बात कही। वो बेजिंग ट्रांसफर होना चाहता था और हमेशा के लिए वहीं रहना चाहता था। उसकी बात सुनते ही पूरा ऑफिस कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। उसके पिता ने धीरे से सिर उठाया। उनका चेहरा बेहद गंभीर हो चुका था। उन्होंने पूछा कि अचानक बेजिंग ट्रांसफर क्यों? क्या उसे अब अपनी पत्नी और परिवार की भी परवाह नहीं रही? अपने पिता को देखकर उसके दिल में अजीब भावना उठी। 10 साल की उम्र में माँ की मौत के बाद उसके और उसके पिता के बीच हमेशा दूरी बनी रही थी। पिछली जिंदगी में उसे लगता था कि उसके पिता उससे ज्यादा प्यार नहीं करते, लेकिन मरने के बाद उसे सच्चाई पता चली। उसके पिता ने अपनी पुरानी दोस्ती और एहसान का इस्तेमाल करके ही चेन मुक्यू को इस शादी के लिए मनाया था, चाहे उनका तरीका सही हो या गलत, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे को खुश देखना चाहते थे। उसने गहरी सांस ली और आखिरकार सच बता दिया। उसने फोर्स डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया था और सिर्फ 10 दिन बाद सारे प्रोसीजर्स पूरे हो जाएंगे। ये सुनते ही उसके पिता अचानक अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उनकी आवाज पहली बार इतनी तेज हुई। उन्होंने पूछा कि आखिर डिवोर्स क्यों? क्या चेन मुक्यू ने उसके साथ कुछ गलत किया है? उसने कड़वी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया, फिर धीरे से कहा कि अब उसे समझ आ चुका है कि उसकी शादी कैसे हुई थी। चेन मुक्यू उससे कभी प्यार नहीं करती थी। उसने पूरी जिंदगी कोशिश की, लेकिन अब वो दोनों को और तकलीफ नहीं देना चाहता। उसकी बात सुनकर उसके पिता लंबे समय तक चुप रहे। फिर अचानक उन्होंने एक और बात कही। उन्हें पता था कि चेन मुक्यू का भी जल्द ही बेजिंग ट्रांसफर होने वाला है। उसने शांत आवाज में अपने पिता से पूछा, क्या उसके और चेन मुक्यू का एक साथ बेजिंग जाना सही रहेगा? ये सुनते ही उसके पिता का चेहरा हल्का बदल गया, क्योंकि बेजिंग ट्रांसफर की बात अभी तक ऑफिशियली बाहर नहीं आई थी। उन्होंने तुरंत पूछा कि उसे ये बात कैसे पता चली, लेकिन वो सच नहीं बता सकता था, क्योंकि ये सब उसने अपनी पिछली जिंदगी में पहले ही देख लिया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसके पिता ने आखिरकार ट्रांसफर रिपोर्ट पर साइन कर दिया, लेकिन साइन करते हुए उन्होंने साफ कहा कि वो बाद में इस फैसले पर पछतावा न करे। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। इस बार वो पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं था। उस दिन दोपहर में चेन मुक्यू और लिन रान दोनों मिलिट्री एरिया वापस नहीं आए और रात को भी चेन मुक्यू घर नहीं लौटी, लेकिन इस बार उसने इस बात की परवाह नहीं की। लिन रान को अस्थमा था और उसकी देखभाल करने के लिए चेन मुक्यू जरूर उसके साथ रुकती। उसने चुपचाप नहाया और सो गया। अगले दिन काम खत्म होने के बाद वो अकेले घर लौट रहा था, लेकिन सिनेमा हॉल के पास पहुंचते ही उसके कदम अचानक रुक गए। सड़क किनारे खड़ी एक फेमिलियर कार ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने देखा चेन मुक्यू खुद उतरकर लिनरान के लिए ड्राइवर्स डोर खोल रही थी। लिनरान की नजर सबसे पहले उस पर पड़ी। वो तुरंत को ड्राइवर सीट से उतरने लगी। वो जल्दी से सफाई देने लगी कि वो ओरिजिनली किसी और फ्रेंड के साथ मूवी देखने आने वाली थी, लेकिन उसका फ्रेंड नहीं आया। इसलिए उसने रास्ते में चेन मुक्यू को देखकर उसे साथ चलने के लिए कह दिया। पिछली जिंदगी में वो इन छोटी छोटी बातों को बहुत सीरियसली लेता था। उसके लिए चेन मुक्यू की को ड्राइवर सीट सिर्फ एक सीट नहीं थी, वो उसके पति होने की पहचान थी। उसे लगता था कि वो जगह सिर्फ उसी की है, लेकिन अब सब बदल चुका था। जब उसने खुद चेन मुक्यू को छोड़ने का फैसला कर लिया, तो फिर उस सीट की क्या अहमियत बचती थी? लिनरान जब उतरने लगी तो उसने खुद उसे रोक दिया। उसने शांत आवाज में कहा कि उसे गलतफहमी नहीं हुई और उसे उतरने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद अकेले वापस चला जाएगा। ये सुनकर चेन मुक्यू कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में अजीब सी उलझन थी, क्योंकि उसका ये रिएक्शन पहले जैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो मुड़कर चला गया। रात को जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि स्टडी रूम की लाइट अब भी जल रही है। करीब 10 बज चुके थे और चेन मुक्यू अब भी काम में लगी हुई थी। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि चेन मुक्यू टाइम को लेकर बेहद स्ट्रिक्ट थी। वो कभी रात 10 बजे के बाद जागती नहीं थी। उसने कैजुअली पूछ लिया कि वो अभी तक सोई क्यों नहीं। तब चेन मुक्यू बिना सिर उठाए जवाब देती है कि अगले दिन एरिया में आर्ट मीटिंग होने वाली है और उस कार्यक्रम में लिन रान परफॉर्मेंस देने वाली है, इसीलिए उसे आज सारी डॉक्यूमेंट्स खत्म करनी होंगी ताकि वो कल समय पर उसका शो देखने जा सके। वो ये सब इतनी नेचुरली बोल रही थी जैसे उसे एहसास ही ना हो कि उसके सामने खड़ा आदमी उसका पति है। उस पल उसके दिल में हल्का दर्द जरूर उठा, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि यही प्यार होता है। जिस इंसान को हम प्यार करते हैं, हम उसी की हर छोटी बात की फिक्र करते हैं। ये सच्चाई वो पिछली जिंदगी में बहुत पहले समझ चुका था।
अब वो खुद ही अननेसेसरी दर्द नहीं लेना चाहता था। उसने बस सिर हिलाया और बिना कुछ बोले अपने कमरे में लौट गया। फिर उसने कैलेंडर पर एक और दिन काट दिया। अब डिवोर्स कंप्लीट होने में सिर्फ 8 दिन बाकी थे। अगली सुबह एरिया में आर्ट मीटिंग शुरू हो गई, लेकिन वो उसे देखने नहीं गया। उसे लगा आज पूरे दिन उसकी चेनमुखियों से मुलाकात नहीं होगी। दोपहर में वो कैंटीन से खाना खाकर जैसे ही ऑफिस लौटा, उसी वक्त दरवाजा अचानक खुला। चेनमुकियो तेज कदमों से अंदर आई और उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो सीधे पूछने लगी, क्या उसके पिता ने कल उसे बताया था कि 28 माइन केस का मर्डरर भागकर लिंचेंग पहुंच चुका है? फिर उसने आरोप लगाया कि उसी ने उसके पिता को रोक दिया ताकि उसे लिंचेंग इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफर न किया जाए। ये सुनकर वो कुछ सेकंड चुप रह गया, क्योंकि वो इस केस के बारे में अच्छी तरह जानता था। कुछ साल पहले चेन मुक्यू के पिता की हत्या भी इसी अनसॉल्व्ड 28 माइन केस से जुड़ी थी। इसीलिए चेन मुक्यू इस मामले को लेकर ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड थी। लेकिन उसे अभी तक पता नहीं था कि मर्डरर आखिरकार लिंचेंग भाग चुका है, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसके पिता ने खुद उसका ट्रांसफर रोक दिया है। वो उसे समझाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने पहली बार चेन मुक्यू को उस हालत में देखा। हमेशा प्राउड और कोल्ड रहने वाली चेन मुक्यू इस वक्त सीधे उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और बेचैनी भी। वो पूछ रही थी कि क्या वो सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस की वजह से उसे यहाँ रोकना चाहता है, क्योंकि उस मर्डरर को उससे बेहतर कोई नहीं जानता और उसे हर हाल में लिंचेंग जाना होगा। उसकी बातें सुनते ही उसे अचानक 3 साल पुरानी बात याद आ गई। मरने से पहले चेन मुक्यू की माँ ने उससे एक बात कही थी। उन्होंने भारी दिल से बताया था कि इस केस को लेकर चेन मुक्यू की ऑब्सेशन बहुत गहरी है। 3 साल पहले चेन मुक्यू की माँ ने मरने से पहले उससे एक ही वादा लिया था। उन्हें डर था कि अपनी ऑब्सेशन में चेन मुक्यू एक दिन खुद की जान तक खतरे में डाल देगी। इसीलिए उन्होंने उससे कहा था कि वो हमेशा चेन मुक्यू को इम्पल्सिव फैसले लेने से रोके, और उस दिन उसने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी रक्षा करेगा। लेकिन अब सब बदल चुका था। उसने शांत आवाज में साफ कह दिया कि लिंचेंग भेजने या न भेजने का फैसला उसका नहीं बल्कि सुपीरियर्स का है। लेकिन चेन मुक्यू ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो कह रही थी कि अगर उसने उसे रोका तो वो उससे और ज्यादा नफरत करने लगेगी। तभी अचानक ऑफिस के बाहर से आवाज आई। लिन रान अंदर आई थी और आते ही उसने उससे मदद की भीख मांगनी शुरू कर दी। वो कह रही थी कि चेन मुक्यो अपने पिता के मर्डरर को पकड़ना चाहती है, और क्या वो सच में उसकी इस आखिरी विश की भी परवाह नहीं करेगा। फिर उसने उससे विनती की कि वो चेन मुक्यो को लिंचेंग जाने दे, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा ठंडा हो गया। वो धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा और सीधे लिन रान की तरफ देखने लगा। फिर उसने एक सवाल पूछा कि आखिर उसे कॉन्फिडेंशियल जानकारी मिली कैसे। 28 माइन केस की जानकारी सिर्फ अपर लेवल मीटिंग्स में डिस्कस हुई थी। मतलब साफ था, किसी ने सीक्रेटली मीटिंग की बातें सुनी थी। उसकी बात सुनते ही लिनरान का चेहरा सफेद पड़ गया। वो वहीं रुक गई। बिन से उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी दरवाजा अचानक खुला और चेन मुक्यू अंदर आ गई। उसने तुरंत लिनरान को उठाकर अपने पीछे कर लिया। फिर पहली बार उसने उसकी तरफ ऐसी नजरों से देखा जिनमें सिर्फ डिस्गस्ट और हेटेड था। वो गुस्से में पूछने लगी कि उसने लिनरान को घुटनों पर कैसे बैठने दिया। उसके मुताबिक वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके लोगों को दबा रहा था। उधर लिनरान की आंखों में आंसू भर चुके थे, लेकिन फिर भी वो चेन मुक्यू को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी कि गलती उसकी है और चेन मुक्यू को उसके लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगले ही पल चेन मुक्यू की आवाज अचानक बेहद नरम हो गई। वो लिनरान को दिलासा देते हुए कह रही थी कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ है। उन दोनों को साथ देखकर उसके दिल में फिर वही पुराना दर्द उठा। उसे लगा जैसे किसी ने सीने के अंदर फिर चाकू घोंप दिया हो। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या चेन मुखियो को पता भी है कि लिनरान ने कितना बड़ा अपराध किया है? उसने सुपीरियर मीटिंग की जानकारी सीक्रेटली सुनी थी। ये बहुत बड़ा मिलिट्री वायलेशन था। लेकिन चेन मुखियो बिना एक पल सोचे जवाब देती है कि चाहे जो भी अपराध हो, वो लिनरान के लिए सब कुछ सहने को तैयार है। ये सुनते ही वो कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह सुन्न हो गया। ये पहली बार था जब उसे सच में गुस्सा आया। उसने चेन मुखियो की आंखों में वो गहरा प्यार साफ देख लिया था जो उसे कभी नहीं मिला। उसने भारी आवाज में पूछा, क्या वो लिनरान के लिए अपना फ्यूचर तक बर्बाद करने को तैयार है? चेन मुखियो कुछ पल चुप रही, फिर आखिरकार उसने सच बोल दिया। लिनरान ने सब कुछ सिर्फ उसके लिए किया था, और 3 साल पहले जब उसने उससे शादी की थी तब वो पहले ही एक बार लिनरान को हर्ट कर चुकी थी। इसलिए अब वो उसे दोबारा सफर नहीं करने दे सकती। उसकी बात सुनकर उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल के अंदर जलता हुआ दर्द रुक नहीं रहा था। आखिर में उसने आंखें बंद की और पूरी तरह हार मान ली। उसने कहा कि वो आज की बात को भूल जाएगा और लिंचेंग ट्रांसफर की बात वो खुद अपने पिता से करेगा। फिर उसने दोनों को बाहर जाने के लिए कह दिया। चेन मुकियो उसकी तरफ सस्पिशियस नजरों से देखती रही, लेकिन आखिर में वो लिनरान को सहारा देकर बाहर ले गई।
उन दोनों की पीठ देखते हुए उसने चुपचाप अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। फिर खुद से कहा कि बहुत जल्द उसे किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना पड़ेगा। उसने गहरी सांस ली और तुरंत अपने पिता को फोन लगा दिया। रात को वो काफी देर तक टेबल के पास बैठा रहा। जब चेन मुक्यू वापस घर आई तो अंदर आते ही उसने उसे रोक लिया। फिर शांत आवाज में बताया कि सुपीरियर्स ने आखिरकार फैसला ले लिया है, उसे लिंचिंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट भेजा जाएगा ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट कर सके। ये सुनते ही चेन मुक्यू कुछ सेकंड के लिए स्टन रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में उसकी मदद करेगा। कुछ देर बाद उसने धीरे से धन्यवाद कहा, लेकिन उसने सिर्फ चुपचाप सिर हिलाया और अपने कमरे में लौट गया। अगले दिन वो स्टेशन गया और राजधानी जाने के लिए लंबी दूरी की ट्रेन टिकट खरीद ली। 7 दिन बाद चेन मुक्यू लिंचेंग जाएगी और उसी दिन वो हमेशा के लिए बीजिंग चला जाएगा। अब दोनों की राहें पूरी तरह अलग होने वाली थी। उसने अपना सूटकेस निकाला और चुपचाप सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसने चुपचाप अपने सारे कपड़े, सर्टिफिकेट्स और मेडल सूटकेस में रखना शुरू कर दिया। अब इस घर में उसकी मौजूदगी का निशान लगभग खत्म हो चुका था। बस अगले 2 दिनों में पहनने वाले कुछ कपड़े ही बाहर बचे थे। जैसे ही उसने सूटकेस बंद करने के लिए लॉक उठाया, अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चेन मुक्यू थी। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे लगा शायद वो कहीं जा रहा है। और अब तक इस दुनिया में सिर्फ लिन रान ही ऐसी थी जो चेन मुक्यू को इतना नर्वस बना सकती थी, लेकिन इस बार वो बेहद शांत था। उसने कैजुअली जवाब दिया कि घर थोड़ा मैसी लग रहा था, इसलिए वो बस कुछ बेकार कपड़े और सामान समेट रहा है। फिर उसने बताया कि उसने चेन मुक्यू के भी कई पुराने बैग्स और अनयूज्ड क्लोथ्स अलग कर दिए हैं। वो सारे कपड़े उसी ने कभी उसके लिए खरीदे थे, लेकिन चेन मुक्यू ने उन्हें कभी ध्यान से देखा तक नहीं। अब जब उन्हें पसंद ही नहीं तो उन्हें हटाने में क्या दिक्कत थी। उसकी बातें सुनकर चेन मुक्यू कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई। उसे खुद समझ नहीं आया कि वो अचानक इतना अनईजी क्यों महसूस कर रही है। अभी कुछ देर पहले तक उसे सच में लगा था कि वो उसे छोड़कर जा रहा है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और फिर ठंडी आवाज में एक और बात बताई। लिनरान ने भी पैराट्रूपर बनने के लिए अप्लाई किया है और वो उसके साथ लिंचैंग जाएगी। उसने कहा कि लिनरान का उसके पिता से अच्छा रिश्ता था और वो खुद अपनी आंखों से मर्डरर को पकड़े जाते देखना चाहती है। फिर उसने उसे वार्निंग दी कि वो इस बात को लेकर ज्यादा ना सोचे। उसने बस शांत चेहरा बनाए रखा। फिर धीरे से पूछ लिया, क्या उसे डर नहीं लगता? लिंचैंग बेहद डेंजरस जगह थी और मर्डरर के पास गन भी थी, लेकिन चेन मुक्यू ने बिना एक पल रुके जवाब दिया कि वो लिन रान की रक्षा करेगी, वो उसे कभी हर्ट नहीं होने देगी। उसका जवाब सुनकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पहले से पता था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो लिन रान है। उसने कुछ नहीं कहा, बस शुभ रात्रि बोलकर मुड़ गया। लेकिन इस बार पीछे से कदमों की आवाज नहीं आई। उसे अजीब लगा, जैसे चेन मुक्यू अब भी वहीं खड़ी हो। वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि अचानक चेन मुक्यू ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसका शरीर एक पल के लिए पूरी तरह स्टिफ हो गया। उसने तुरंत पूछा कि वो क्या कर रही है। चेन मुक्यू की सांसें गर्म थीं, लेकिन उसके अगले शब्दों ने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया। वो कह रही थी कि उसे पता है वो गुस्से में है, लेकिन अगर वो लिनरॉन को परेशान करना बंद कर दे तो वो उसकी कोई भी मदद करने को तैयार है। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उबलता पानी उसके दिल पर डाल दिया हो। उसने तुरंत चेन मुक्यू को खुद से दूर धक्का दे दिया। उसकी आवाज पहली बार टूट गई। वो पूछ रहा था कि आखिर उसकी नजरों में वो इंसान है क्या, लेकिन चेन मुक्यू के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसकी आंखों में प्यार नाम की चीज नहीं थी। उस पल उसे सिर्फ ह्यूमिलिएशन महसूस हुआ। उसने चुपचाप उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर वो दरवाजे से टिककर नीचे बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगले कुछ दिन वो बस जाने की तैयारी में लगा रहा। 5 दिन बाद आखिरकार उसके जाने से एक दिन पहले का दिन आ गया। अगले दिन वो अपने पिता के साथ बीजिंग चला जाएगा और सारे ऑफिशियल ऑर्डर्स भी जारी हो चुके थे। उसने ऑफिस का सारा सामान खाली किया, लेकिन जाते जाते वो काफी देर तक एक चीज को देखता रहा। आखिर में उसने एक बुलेट प्रूफ वेस्ट उठाई और सीधे चेन मुक्यू के पास पहुंच गया। उसने शांत आवाज में कहा कि मर्डरर बेहद खतरनाक है, उसके पास गन है, इसीलिए उसे बहुत सावधान रहना होगा। पिछली जिंदगी में उसने चेन मुक्यू को काउंटलेस गिफ्ट्स दिए थे, लेकिन ये उसका आखिरी गिफ्ट था। चेन मोक्यू ने वेस्ट ले लिया और धीरे से धन्यवाद भी कहा, लेकिन उसने उसकी तरफ ज्यादा देखा तक नहीं। तभी उसकी नजर दूसरी बुलेट प्रूफ वेस्ट पर गई। उसने कैजुअली पूछ लिया, क्या लिनरान की तैयारी भी हो गई? ये सुनते ही चेन मुक्यू की आंखों में हल्की सॉफ्टनेस आ गई। उसने तुरंत जवाब दिया कि लिनरान पूरी तरह तैयार है। उस पल उसके दिल में हल्का दर्द उठा, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए उसे लगा था कि वो सॉफ्टनेस शायद उसके लिए है, लेकिन वो सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद
उसने अचानक कहा कि अगले दिन रात को दोनों साथ डिनर करें, ये उनका आखिरी डिनर होगा। चेन मुक्यू इंस्टिंक्टिवली मना करने वाली थी, लेकिन जब उसने उसकी तरफ देखा तो पता नहीं क्यों उसके मुंह से इनकार निकल ही नहीं पाया। शायद उसे याद आ गया था कि इस बार लिंचंग जाने के लिए उसने खुद उससे मदद मांगी थी। आखिर में उसने धीरे से हाँ कह दी। अगले दिन रात को उसने घर पर खुद डम्पलिंग्स बनाए। खाना बनाते समय उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि चेन मुक्यू लिंचंग सुरक्षित पहुंचे और वो खुद बेजिंग सेफली चला जाए। अब दोनों को अपनी अपनी राहों पर आगे बढ़ना था। कुछ देर बाद चेन मुक्यू घर लौटी। घर में घुसते ही उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर गई। शायद पहली बार उसके चेहरे पर हल्की नर्वसनेस दिखाई दी। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसने काफी सोच समझकर तैयारी की है। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर गार्लिक सॉस की 2 छोटी प्लेट्स रखी और उसे बैठने के लिए कहा, क्योंकि डम्पलिंग्स अभी अभी तैयार हुए थे। उसे याद था कि चेन मुक्यू को गरम खाना पसंद है। ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। 3 साल की शादी में उसने और चेन मुक्यू ने साथ में बहुत कम बार खाना खाया था। ज्यादातर समय उनके साथ उसके पिता बैठे होते थे और बाकी दिन दोनों मिलिट्री कैंटीन में अलग अलग खा लेते थे। असल में अगर सच कहा जाए तो दोनों ने सिर्फ न्यू ईयर पर ही एक साथ डम्पलिंग्स खाए थे। इसीलिए जब चेन मुक्यू ने सामने बैठकर डम्पलिंग उठाया तो वो कुछ सेकंड उसे चुपचाप देखता रहा। चेन मुक्यू ने एक बाइट लिया, फिर थोड़ी ऑकवर्ड आवाज में कहा कि डम्पलिंग्स अच्छे बने हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि दोनों का आखिरी डिनर ऐसा होगा। कुछ देर बाद चेन मुक्यू जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक फोन बज उठा। वो तुरंत उठकर कॉल अटेंड करने चली गई। कॉल खत्म होने के बाद उसने उसकी तरफ देखा, फिर जल्दी जल्दी दरवाजे के पास रखा लगेज उठाने लगी। मिलिट्री एरिया में कुछ इमरजेंसी हो गई थी, उसे तुरंत वापस जाना था। उसने कहा कि वो आज रात घर वापस नहीं आएगी और सुबह सीधे वहीं से निकल जाएगी, इसलिए उसे उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो जल्दी में घर से निकल गई। दरवाजा बंद होने के बाद उसकी नजर टेबल पर गई। चेन मुक्यू के बोल में आधा खाया हुआ डम्पलिंग अब भी पड़ा था। कुछ सेकंड तक वो उसे देखता रहा। अगर ये पहले वाली जिंदगी होती तो शायद वो पूरी रात उसका इंतजार करता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने चुपचाप बाकी सारे डम्पलिंग्स खुद खा लिए, फिर सारे बर्तन धोकर वापस उनकी जगह पर रख दिए। जैसे और इसी तरह उसने इस घर में अपनी आखिरी रात बिताई। अगली सुबह ठीक 6 बजे उसकी आंख खुली। खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही थी और मौसम बिल्कुल साफ था। काफी समय बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई दी। उसने खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और आराम से खाया। फिर उसने अपनी आखिरी 2 शर्ट्स भी सूटकेस में रख दी। उसके बाद वो धीरे धीरे डेस्क के पास गया। उसने ड्रॉअर खोला और अंदर से फोर्स्ड डिवोर्स लेटर निकाल लिया। फिर उसे टेबल के सबसे सामने रख दिया। बस 15 दिन बाद उनकी शादी ऑफिशियली खत्म हो जाएगी। उसने सूटकेस उठाया और दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर निकलते ही वो कुछ सेकंड के लिए रुक गया। मिलिट्री कॉम्पाउंड के बाहर एक फेमिलियर ग्रीन जीप खड़ी थी। उसके अंदर चेन मुक्यू और लिनरान बैठे थे। शायद मिलिट्री एरिया की इमरजेंसी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी लिनरान अपनी पहचान की परवाह किए बिना उसके साथ जा रही थी। वो कुछ देर तक जीप को दूर जाते देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई और इस बार उसने बिना पीछे देखे दरवाजा बंद कर दिया। वो धीरे धीरे उस वेडिंग हाउस से बाहर निकल गया जहां उसने 3 साल बिताए थे। अब उस घर में उसकी मौजूदगी का कोई निशान नहीं बचा था। जैसे ही वो मिलिट्री कंपाउंड के गेट तक पहुंचा, एक दूसरी जीप उसके सामने आकर रुकी। अंदर उसके पिता बैठे थे। उसने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और जीप में बैठ गया। कुछ देर बाद जीप ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। सुबह ठीक 8:20 पर स्टेशन से 2 ट्रेन एक साथ निकलने वाली थी। एक ट्रेन बेजिंग जा रही थी और दूसरी लिंचेंग। एक उत्तर की तरफ जा रही थी और दूसरी बिल्कुल दूसरी दिशा में। अब दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग होने वाली थी। ट्रेन की खिड़की से उसने दूर दूसरी तरफ देखा। वहां चेन मुक्यू और लिन रान खड़े थे। उसने उन्हें चुपचाप आखिरी बार देखा और मन ही मन विदा कह दिया। उधर दूसरी तरफ अचानक चेन मुक्यू का दिल बेचैन हो उठा। वो अचानक मुड़कर पीछे देखने लगी, लेकिन उसे सिर्फ दूर जाती हुई ट्रेन की आखिरी झलक दिखाई दी। पता नहीं क्यों उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी और उसी पल उसे अचानक गू फेंग याद आ गया। वो खुद भी नहीं समझ पाई कि ऐसा क्यों हुआ। उसने तुरंत सिर झटक दिया। पास खड़ी लिन रान ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ। चेन मुक्यू कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने खुद को संभाल लिया। उसने कहा कि वो बस मर्डरर के बारे में सोच रही थी। हाँ, उस इंसान को जिसने उसके पिता की जान ली थी। उसकी आंखें फिर से कोल्ड और डिटर्मिन्ड हो गई, क्योंकि लिंचेंग पहुंचने के बाद उसका मिशन बेहद सफल होने वाला था। आखिर 28 कोल माइन केस के मर्डरर को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। चेन मुक्यू के लिंचेंग पहुंचते ही पूरा मिलिट्री एरिया एक्शन में आ गया, क्योंकि इतने सालों से 28 कोल माइन केस की हर डिटेल उसने खुद इन्वेस्टिगेट की थी। और जैसा उसने कहा था, मर्डरर को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। इसीलिए ऑपरेशन बेहद तेजी से आगे बढ़ा और आखिरकार मर्डरर को पकड़ लिया गया।
जब हथकड़ियों में बंधा मर्डरर जीप तक लाया गया तब पहली बार चेन मुकियो की आंखें लाल हो गई। उसने अपने आंसू रोक लिए, लेकिन उसके चेहरे पर सालों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। पास खड़ी लिन रान लगातार उसे बधाई दे रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस पल चेन मुकियो के दिमाग में अचानक एक चेहरा उभरा, गो फेंग। वो खुद भी समझ नहीं पाई कि ऐसे वक्त पर उसे उसकी याद क्यों आई। उसने तुरंत सिर झटक दिया, शायद इसलिए क्योंकि इस बार लिंचंग आने में उसी ने मदद की थी। मिशन खत्म होते ही चेन मुकियो और लिन रान ज्यादा देर नहीं रुके। दोनों तुरंत शानबे लौटने के लिए निकल गए। जब वो वापस पहुंचे तब काफी रात हो चुकी थी, लेकिन घर जाने के बजाय चेन मुकियो सीधे मुयोन जाने की तैयारी करने लगी। वहां उसके माता पिता की कब्रें थीं। लिन रान उसकी हालत देखकर उसके साथ चलना चाहती थी, लेकिन चेन मुकियो ने मना कर दिया। उसे पता था कि लिन रान की तबीयत अच्छी नहीं रहती और पूरे ऑपरेशन के बाद वो खुद भी बेहद थक चुकी थी, इसलिए उसने उसे जीप से वापस भेज दिया और खुद अकेले बस पकड़कर मुयुआन चली गई। रात का मौसम ठंडा था। वो अपने माता पिता की कब्रों के सामने फूल लेकर खड़ी थी। उसे लगा वहां कोई नहीं होगा, लेकिन दूर से उसे एक परिचित आदमी दिखाई दिया। वो अंकल डुआन थे। वो उसके माता पिता के पुराने दोस्त थे और 28 कोल माइन केस के कुछ बचे हुए सर्वाइवर्स में से एक। उसके पिता की मौत के बाद उन्होंने ही चेन मुकियो का ध्यान रखा था, जब तक वो बड़ी होकर टीम लीडर नहीं बन गई। चेन मुकियो ने सोचा था कि वो बाद में उन्हें खुद खबर देगी, लेकिन लगता था उन्हें पहले से सब पता चल चुका था। उसने चुपचाप फूल कब्र के सामने रखे और टूम्बस्टोन साफ करने लगी। तभी अंकल डुआन भारी आवाज में बोले कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी जिंदगी में मर्डर को पकड़ा हुआ देख पाएंगे। उन्होंने कहा कि आखिरकार उस आदमी को उसके पापों की सजा मिल गई। फिर अचानक उन्होंने गू फेंग का नाम लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें हैरानी हुई थी कि गू फेंग ने उसे लिंचंग जाने दिया, क्योंकि उसकी मां ने मरने से पहले खुद गू फेंग से विनती की थी कि वो हमेशा चेन मुकियो का ध्यान रखे। ये सुनते ही चेन मुकियो पूरी तरह जड़ हो गई। उसके कानों में जैसे थंडर गूंजने लगा। वो कई सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर मुश्किल से उसने पूछा, क्या उसकी मां ने सच में गू फेंग से ऐसा कहा था? अंकल डुआन भी चौंक गए। उन्हें लगा था कि गू फेंग ने ये बात उसे पहले ही बता दी होगी। फिर उन्होंने पूरी बात साफ कर दी। उसकी मां को डर था कि अपने पिता के मर्डरर के पीछे भागते भागते चेन मुकियो एक दिन खुद को खत्म कर देगी। इसीलिए उन्होंने गू फेंग से कहा था कि वो हर हाल में उसे संभाले। और अब जाकर चेन मुकियो को समझ आया कि उस दिन गू फेंग उसे लिंचंग जाने से क्यों रोक रहा था। वो उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो बस उसकी सुरक्षा चाहता था। ये सच समझते ही उसके दिल में अजीब बेचैनी उठी। उसे अचानक याद आया कि उसने उस दिन गू फेंग से कितनी कठोर बातें कही थी। भले ही वो उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने उसके साथ गलत किया। कम से कम उसे उससे माफी मांगनी चाहिए थी। ये सोचते ही वो जल्दी जल्दी वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे एक छोटा स्टॉल दिखाई दिया जहाँ कैंडिड हॉथॉर्न बिक रहे थे। उसे याद आया कि गुफेंग को ये बहुत पसंद थे, इसलिए उसने एक स्टिक खरीद ली। घर पहुंचते ही उसने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन अंदर घुसते ही वो रुक गई। पूरा घर असामान्य रूप से शांत था। उसने सोचा गुफेंग अपने कमरे में होगा, इसलिए उसने उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा पुकारा, फिर भी सन्नाटा। तभी उसकी नजर अचानक डेस्क पर पड़े एक पेपर पर गई। फोर्स्ड डिवोर्स लेटर। यह शब्द देखते ही उसके हाथ से कैंडिड हॉथॉर्न गिर गया। वो जमीन पर लुढ़कते हुए धूल में चला गया। चेन मुकियो कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। उसे समझ ही नहीं आया कि गुफेंग ने सच में फोर्स डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, पियो, जिस इंसान ने उससे शादी करने के लिए इतना सब किया, जो हमेशा उसके पीछे खड़ा रहा, वो अचानक सब छोड़कर कैसे चला गया? उसका दिल अजीब तरीके से भारी होने लगा। वो तुरंत गुफेंग के कमरे की तरफ भागी। शायद उसके अंदर अब भी उम्मीद थी कि ये सब मजाक हो, लेकिन कमरे का दरवाजा खोलते ही उसकी सारी उम्मीद टूट गई। कमरा पूरी तरह खाली था। गुफेंग की हर चीज गायब हो चुकी थी। उस पल चेनमुक्यू के दिल में अजीब खालीपन उतर आया, लेकिन वो खुद भी समझ नहीं पाई कि उसे इतना बेचैन क्यों महसूस हो रहा है। उसने खुद को समझाया, शायद इसीलिए क्योंकि वो उससे माफी नहीं मांग पाई। बस इतनी सी बात होगी। उसने जमीन से कैंडिड हॉथॉर्न उठाया और उसे चुपचाप डस्टबिन में फेंक दिया। फिर वो अपने कमरे में वापस चली गई। लेकिन उस रात वो बिस्तर पर लेटकर भी सो नहीं पाई। अगली सुबह बहुत जल्दी चेन मुक्यू ने दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनी। वो उठकर दरवाजा खोलने गई, लेकिन सामने लिनरान को देखकर पता नहीं क्यों उसके दिल में हल्की निराशा उतर आई। उसने खुद भी नहीं समझा कि वो आखिर किसे देखने की उम्मीद कर रही थी। उधर लिनरान हाथ में गर्म बंस की प्लेट लेकर खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि उसने अभी अभी फ्रेश बंस बनाए हैं। एक बाइट लिया। लिनरान तुरंत उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में साफ उम्मीद थी। चेन मुक्यू ने धीरे से कहा कि बूंस अच्छे बने हैं। ये सुनते ही लिनरान खुश होकर बाकी बंस टेबल पर रखने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर डेस्क पर पड़े डिवोर्स एप्लीकेशन पर पड़ी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो शॉक्ड होकर चेन मुक्यू की तरफ देखने लगी और चेन मुक्यू ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा कि गुफेंग ने उससे डिवोर्स ले लिया है।
उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो किसी साधारण बात का जवाब दे रही हो, लेकिन लिनरान अपनी खुशी छुपा नहीं पाई। वो तुरंत उसके पास आई और एक्साइटेड होकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो कह रही थी कि आखिरकार वो दिन आ ही गया। उसके मुताबिक चेन मुकियो ने सिर्फ अपने पिता के एहसान की वजह से गुफेंग से शादी की थी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। अब दोनों आखिरकार साथ रह सकते थे। लिनरान की आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। चेन मुकियो ने भी उसका हाथ वापस पकड़ लिया, लेकिन उसके दिल के अंदर पता नहीं क्यों एक अजीब खालीपन था। उस सुबह की बात ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि दोनों को मिलिट्री एरिया भी जाना था। उधर चेन मुकियो सीधे कमांडर ऑफिस पहुंची। उसे नहीं पता था कि उसके पिता को डिवोर्स वाली बात पता है या नहीं, लेकिन उसे लगा कम से कम उसे जाकर सब एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने ऑफिस का दरवाजा खोला, वो वहीं रुक गई। पूरा ऑफिस खाली था। उसके पिता जा चुके थे। ये देखकर उसके मन में बेचैनी और बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुफेंग और उसके पिता दोनों बिना कुछ बताए अचानक कैसे चले गए। तभी पीछे से एक कॉलीग की आवाज आई। वो पूछ रहा था कि क्या वो कमांडर गू को ढूंढ रही है। चेन मुकियो मुड़ी भी नहीं थी कि उसने अगली बात सुन ली। कमांडर गू और गू फेंग दोनों का बेजिंग ट्रांसफर हो चुका था, और सबसे अजीब बात यह थी कि वो उनके साथ नहीं गई। ये सुनते ही चेन मुकियो कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह चुप हो गई। वो बिना जवाब दिए सीधे वापस अपने ऑफिस लौट आई। लेकिन उस दिन वो लंबे समय तक किसी काम पर ध्यान नहीं दे पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था, दे सकते हैं, कि उसके दिल में ये खालीपन आखिर क्यों है। आखिर ये तो अच्छी बात थी। अब उसे उस इंसान के साथ नहीं रहना पड़ेगा जिससे वो प्यार नहीं करती थी। अब उसे अपने पिता के एहसान का बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा। फिर भी उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसने कुछ बेहद जरूरी चीज खो दी है। इसके बाद कई दिन बीत गए। चेन मुकियो खुद को बार बार गुफेंग के बारे में सोचने से रोकती रही। उधर लिनरान ने भी दोबारा उसके साथ रिलेशनशिप शुरू करने की बात कही। चेन मुकियो को याद था कि उसने पहले ही एक बार लिनरान को हर्ट किया था, इसलिए इस बार उसने उसे मना नहीं किया। दोनों फिर से साथ आ गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि लिनरान के साथ रहते हुए भी चेन मुकियो बार बार सबकॉन्शियसली गुफेंग को याद करने लगी। जैसे जैसे दोनों की शादी की बातें आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसकी यादें और गहरी होती गईं। कभी कभी तो वो सोचने लगती, अगर गुफेंग को उसके रिलेशनशिप की खबर मिलेगी तो वो क्या करेगा। क्या उसे दुख होगा या फिर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर अगले ही पल उसे याद आता कि शायद गुफेंग अब सच में उसकी परवाह नहीं करता, और ये सोचकर उसके दिल में अचानक दर्द उठता। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। आखिर डिवोर्स हो चुका था, अब गुफेंग का उससे क्या रिश्ता बचता था। लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं हो रहा था। एक और मिलिट्री गैदरिंग के दौरान चेन मुकियो और लिनरान दोनों ने थोड़ी शराब पी, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात चेन मुकियो का मूड अचानक बिगड़ गया। लिनरान उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इस बार उसने उसे मौका ही नहीं दिया। वो जल्दी से गैदरिंग छोड़कर अपने कमरे में बंद हो गई। फिर पूरी रात वो खिड़की के बाहर चांद को देखती रही, और उसी दौरान उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक नाम गूंजता रहा, गो फेंग। ये एहसास उसे खुद डराने लगा। पिछले 10 दिनों की हर बात उसके दिमाग में घूमने लगी। गुफेंग का अचानक शांत हो जाना, उसका बिना शिकायत सब छोड़ देना, उसका आखिरी डिनर, और उसका हमेशा उसकी सेफ्टी की चिंता करना। वो पूरी रात इन्हीं बातों के बारे में सोचती रही। फिर आखिरकार सुबह होने तक उसने एक ऐसा जवाब ढूंढ लिया जिसने उसे पूरी तरह हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि वो गुफेंग से प्यार करने लगी है। भले ही वो इसे मानना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं बचा था, वरना पिछले कई दिनों से उसके अंदर ये केओस क्यों होता। ये सच समझते ही उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस इंसान से वो हमेशा नफरत करती रही, जिससे वो कभी प्यार नहीं करना चाहती थी, वो उसी से प्यार कैसे कर सकती है। लेकिन अब वो खुद से झूठ नहीं बोल सकती थी। उसे गुफेंग से मिलना होगा, वरना वो कभी अपने दिल को समझ नहीं पाएगी। पूरी रात जागने के बाद सुबह होते ही चेन मुक्यू सीधे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट गई। उसने तुरंत छुट्टी के लिए आवेदन दिया और उसके बाद सीधे बीजिंग जाने वाली ट्रेन की टिकट खरीद ली। चेन मुक्यू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। ट्रेन टिकट मिलते ही वो सीधे बीजिंग के लिए निकल गई। करीब 12 घंटे बाद वो आखिरकार राजधानी पहुंच चुकी थी। कमांडर गू का घर ढूंढना मुश्किल नहीं था। मिलिट्री एरिया में लगभग हर कोई उन्हें जानता था। पता मिलते ही वो सीधे उनके घर पहुंची और दरवाजा नॉक किया। लेकिन दरवाजा खुलने के बाद सामने गुफेंग नहीं बल्कि उसके पिता खड़े थे। उनका चेहरा साफ बता रहा था कि वो चेन मुक्यू को देखकर खुश नहीं है। चेन मुक्यू ने तुरंत पूछा कि वो लोग बिना बताए अचानक बीजिंग क्यों चले आए, और वो गुफेंग से मिलना चाहती है। लेकिन उसके पिता की आवाज तुरंत ठंडी हो गई। उन्होंने साफ कह दिया कि गुफेंग बीजिंग में नहीं है। उसका नया मिशन टॉप सीक्रेट है और उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। फिर उन्होंने उसे वापस जाने को कहा। उनके मुताबिक अब उसका और गुफेंग का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए उसे दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है।
लेकिन चेन मुकियो ने दरवाजा बंद नहीं होने दिया। उसने पहली बार ऑलमोस्ट विनती करते हुए कहा कि अगर उन्हें नहीं बताया गया तो वो यहीं खड़ी रहेगी। कमांडर गू ने उसे कुछ सेकंड तक अजीब नजरों से देखा, फिर बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर दिया। उनके लिए ये सब देखने का कोई मतलब नहीं था। जिस इंसान की कीमत चेन मुकियो को तब समझ आई जब वो उसे पूरी तरह खो चुकी थी। उन्होंने सोचा वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रुकेगी, इसलिए वो आराम से चाय पीते रहे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहे। लेकिन रात होने तक चेन मुकियो अब भी बाहर खड़ी थी। जब कमांडर गू सोने जा रहे थे तब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और चेन मुकियो अब भी वहीं थी। उनकी आंखों में हल्की हैरानी आ गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने पर्दा बंद कर दिया। उधर बाहर घंटों तक खड़े रहने से चेन मुकियो के पैरों की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटना चाहती थी क्योंकि उसके लिए गुफेंग से मिलने का यही आखिरी मौका था। उसे हर हाल में उससे मिलना था और उससे माफी मांगनी थी। तभी अचानक आसमान में जोरदार थंडर गूंजा। अगले ही पल तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड में चेन मुकियो पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो वहीं खड़ी रही। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा, उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बेहोश होने के बाद उसे एक अजीब सपना दिखाई दिया। उस सपने में वो खुद गुफेंग के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। वो उसे खाना बनाने से मना कर रही थी, उसकी चीजों को छूने से रोक रही थी और गुफेंग चुपचाप उसका सारा मैस साफ कर रहा था। चेन मुकियो ने पहली बार उस गुफेंग को ध्यान से देखा। वो वही था, लेकिन पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसका चेहरा बेहद थका हुआ और बूढ़ा लग रहा था, जैसे उसने पूरी जिंदगी सिर्फ दर्द सहा हो। चेन मुकियो उस तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन सीन बार बार बदलने लगा। हर जगह सिर्फ उसकी अपनी ठंडी आवाज गूंज रही थी और गुफेंग की टूटती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे उसने एक ही सपने में पूरी जिंदगी देख ली हो। फिर अचानक वो डरकर उठ बैठी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में गुफेंग के साथ ऐसा व्यवहार किया था। और उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक सवाल आया, क्या गुफेंग ने भी यही सब महसूस किया था? क्या इसी वजह से उसने डिवोर्स लिया? तभी उसके कानों में कमांडर गू की आवाज पड़ी। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो हॉस्पिटल में है। कमांडर गू ने भारी आवाज में बताया कि आखिर में उन्होंने उसे देखकर दया खा ली, इसीलिए वो उसे गुफेंग की लोकेशन बता रहे हैं। असल में गुफेंग सिर्फ 2 दिन के लिए बीजिंग आया था। उसके बाद उसे तुरंत हेक्सी भेज दिया गया। वहां वो नई वेपन्स रिसर्च और मिलिट्री बेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। एक टॉप लेवल रिसर्चर होने की वजह से उसके पास मना करने का कोई अधिकार नहीं था और देश भी उसकी एबिलिटीज को बेहद महत्व देता था। ये उसके लिए सम्मान की बात थी। गुफेंग की लोकेशन जानने के बाद चेन मुकियो ज्यादा देर बीजिंग में नहीं रुकी। वो तुरंत शानबेई वापस लौट गई क्योंकि जाने से पहले उसे कुछ जरूरी काम पूरे करने थे। सबसे पहला काम था लिनरान को सच बताना। जब चेन मुकियो ने उससे कहा कि वो अब उससे शादी नहीं कर सकती और वो गुफेंग के पास जाना चाहती है, तो लिनरान पूरी तरह टूट गई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि चेन मुकियो सच में गुफेंग से प्यार करने लगी है। वो बार बार पूछ रही थी कि ये कैसे संभव है, लेकिन चेन मुकियो सिर्फ एक ही बात कह पाई, वो अपने फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकती और अब वो लिनरान को दोबारा हर्ट नहीं करना चाहती। लिनरान रोते हुए वहां से चली गई। उधर चेन मुकियो ने उसके लिए पैसे छोड़े और मिलिट्री एरिया के अपने परिचितों से कहा कि वो उसका ध्यान रखें। इसके बाद उसने दूसरा काम किया, वो अपने माता पिता की कब्रों पर गई और उनसे विदा ली क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो दोबारा कब वापस आएगी। फिर उसने अंकल डुआन से भी मुलाकात की, उन्हें पैसे दिए और इतने सालों तक उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद कहा। सब खत्म करने के बाद उसने खुद ट्रांसफर एप्लीकेशन सबमिट कर दिया और फाइनली वो सोल्जर के रूप में हेक्सी बेस जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में बैठते ही उसे अचानक वो दिन याद आया जब वो लिंचेंग जा रही थी। उस वक्त दूसरी तरफ वाली ट्रेन में गू फेंग बैठा था। उसकी आंखें हल्की नम हो गई। उसने हेक्सी बेस का एड्रेस कसकर पकड़ा और मन ही मन कहा कि इस बार वो गू फेंग के लिए जा रही है। करीब 8 घंटे बाद वो आखिरकार हेक्सी बेस पहुंच गई और दूर से उसे एक बेहद परिचित फिगर दिखाई दी। 3 दिन पहले जब गू फेंग हेक्सी पहुंचा था तब तेज रेतीले तूफान ने पूरे आसमान को ढक लिया था। तेज रेतीले तूफान के धीरे धीरे शांत होने के बाद आखिरकार हेक्सी शहर का असली चेहरा सामने आया। जहां तक नजर जाती थी बस सूखी जमीन, पहाड़ और अंतहीन वीरानी दिखाई दे रही थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसने ये सब देख लिया था। उसी वक्त उसे लेने के लिए एक महिला सैनिक बाहर खड़ी थी। वो अपना सूटकेस लेकर उसके पास पहुंचा। सामने वाली सैनिक ने तुरंत सलूट किया। उसने पूछा कि क्या वो ही गुफेंग हैं? गुफेंग ने भी सल्यूट लौटाया और शांत आवाज में जवाब दिया कि वो ही हैं। महिला सैनिक ने अपना परिचय दिया। उसका नाम झाओ शियाओ तांग था
उसने चलते चलते गुफेंग को आगे का अरेंजमेंट समझाना शुरू किया। ऑर्गेनाइजेशन ने उसे स्पेशली गुफेंग को रिसीव करने भेजा था। पहले वो उसे रहने की जगह दिखाएगी, फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट और बाकी फैसिलिटीज से फैमिलियर करवाएगी और आखिर में उसकी मुलाकात कमांडर लिू से करवाई जाएगी। गु फेंग ने बस सिर हिला दिया। कुछ देर बाद दोनों मिलिट्री व्हीकल तक पहुंच गए। जाओ शियाओतांग ने उसका सूटकेस ट्रंक में रखा, फिर पीछे का दरवाजा खोल दिया। गुफेंग बिना हेजिटेशन के अंदर बैठ गया। गाड़ी धीरे धीरे बेस की तरफ बढ़ने लगी। वो खिड़की के बाहर के वीरान सीनरी को देखता रहा और साथ ही अपने नए जीवन के बारे में सोचने लगा। सिन्हे रिसर्च बेस देश के सबसे कॉन्फिडेंशियल रिसर्च बेसेस में से एक था। यहाँ नए वेपन्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर काम होता था। असल में उसकी एबिलिटीज को देखते हुए उसे बहुत पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन उसके पिता उसे इतनी कठिन जगह भेजना नहीं चाहते थे। इसीलिए शादी के बाद वो शानबे में ही रुक गया और अब काउंटलेस अप्रूवल्स और कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करने के बाद आखिरकार वो यहाँ पहुंचा था। देश के लिए रिसर्च करना उसके लिए गर्व की बात थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में हल्की बेचैनी छुपी हुई थी। उधर जाओ शियाओतांग ने देखा कि वो लगातार बाहर देख रहा है, इसलिए उसने खुद ही बात शुरू कर दी। वो कहने लगी कि भले ही ये जगह छोटी और कठिन हो, लेकिन बेस के लोग काफी अच्छे हैं। गो फेंग कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। फिर उसे एहसास हुआ कि शायद वो सोच रही है कि उसे ये जगह पसंद नहीं आई, इसलिए उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि उसे ये जगह काफी अच्छी लग रही है। जाओ शियाओतांग ने थोड़ा हैरानी से पूछा कि शानबे मिलिट्री जोन जैसी आरामदायक जगह छोड़कर वो इतनी दूर और कठोर जगह पर क्यों आया। उसने कहा कि वहाँ का एनवायरनमेंट और काम दोनों यहाँ से काफी बेहतर थे। गाड़ी उसी वक्त एक गहरे कैनियन से गुजर रही थी। गुफेंग ने बाहर देखते हुए शांत आवाज में कहा कि देश का फ्यूचर इसी जगह से जुड़ा है और अगर मदरलैंड की जरूरत यहाँ है तो उनकी जिंदगी भी यहीं लगनी चाहिए। उसकी बात सुनकर झाओ शियाओतांग कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया। उधर गुफेंग को भी एहसास हुआ कि शायद उसकी बात थोड़ी ज्यादा सीरियस हो गई, क्योंकि बेस के सिक्योरिटी सोल्जर्स सिर्फ रिसर्चर्स की सुरक्षा करते थे। हो सकता है उन्हें खुद भी ना पता हो कि अंदर किस चीज पर रिसर्च चल रही है, और शायद उनमें से कई लोग पूरी जिंदगी इस बेस से बाहर भी ना निकल पाए। उनके लिए बाहर की दुनिया ज्यादा फ्री और आसान लगना स्वाभाविक था। ये सोचकर उसने हल्की ऑकवर्डनेस के साथ कहा कि उसका वो मतलब नहीं था, लेकिन झाओ शियाओतांग तुरंत घबरा गई। उसने जल्दी से कहा कि उसने कुछ गलत नहीं समझा, बल्कि उसे लगा कि गुफेंग की सोच बहुत मैच्योर है। यहाँ तक कि उसने कहा कि उनकी थिंकिंग बाकी लोगों के लिए सीखने जैसी है। ये सुनते ही गुफेंग थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसके कान तक हल्के लाल हो गए। पहले ही दिन किसी ने उसकी आइडियोलॉजिकल अवेयरनेस की तारीफ कर दी थी और उसे ये सब काफी अजीब लग रहा था। उसके बाद दोनों कुछ देर तक चुप रहे। कुछ समय बाद मिलिट्री व्हीकल आखिरकार रिसर्च बेस के अंदर पहुंच गई। गेट पर गार्ड्स ने उसका लगेज चेक किया और उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने लगे। उसी दौरान गुफेंग जाओ शियाओतांग से पूछने वाला था कि क्या वो अंदर तक साथ आएगी या यहीं से वापस जाएगी, लेकिन तभी गार्ड्स ने अचानक उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि वो अंदर नहीं जा सकती। जाओ शियाओतांग खुद भी थोड़ी सरप्राइज्ड हो गई। फिर गार्ड्स तुरंत अंदर रिपोर्ट देने चले गए। कुछ देर बाद बताया गया कि कोई सीनियर ऑफिसर खुद उन्हें लेने आएगा, लेकिन आने वाला इंसान कमांडर लिू नहीं था। वो था रिसर्च बिल्डिंग का मैनेजर छू तोंगजो। कमांडर लिू पूरे रिसर्च बेस के सुप्रीम कमांडर थे, जबकि छू तोंगजो यहाँ के सेकंड इन कमांड रिसर्चर्स में से एक था। वो खुद भी एक टॉप लेवल रिसर्चर था। वो जल्दी जल्दी गार्ड से कुछ बात करके उनकी क्लियरेंस कंफर्म करवाता है। फिर उसने बस कैजुअली दोनों को ग्रीट किया और तुरंत वापस चला गया। वो इतना बिजी लग रहा था जैसे उसके पास रुकने का समय ही ना हो। गुफेंग कुछ देर तक उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा, जैसे वो उसके बारे में कुछ सोच रहा हो। तभी पास खड़ी झाओ शियाओतांग ने हल्की हंसी के साथ समझाया कि छू तोंगजो हमेशा ऐसा ही रहता है। पूरा बेस उसे रिसर्च फ्रीक कहता था। शायद वो अभी भी किसी एक्सपेरिमेंट में बिजी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो गुफेंग का स्वागत नहीं करना चाहता। गुफेंग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने कैजुअली जाओ शियाओतांग से पूछा क्या वो बेस के सभी लोगों को जानती है। झाओ शियाओतांग ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि वो लगभग सबको जानती है। उसकी सोशल स्किल्स देखकर गुफेंग भी हल्का इंप्रेस्ड हो गया। फिर वो दोनों साथ में ऑफिस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि बिल्डिंग ज्यादा दूर नहीं थी। झाओ शियाओतांग ने दूसरे सैनिकों से मिलिट्री व्हीकल वापस मैनेजमेंट ऑफिस भेजने के लिए कह दिया। झाओ शियाओतांग उसे बेस के अंदर लेकर आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसकी नजर दीवार पर लिखे बड़े बड़े नारों पर पड़ी। दुनिया के एडवांस लेवल को पकड़ो और उससे आगे निकलो, सेल्फ रिलायंस और हार्डवर्क। ये शब्द देखते ही उसके दिल में अजीब इमोशन उठने लगे। उसे पहली बार सच में महसूस हुआ कि वो अब देश के सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च बेस का हिस्सा बन चुका है।
है। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस बिल्डिंग तक पहुंच गए। झाओ शियाओतांग ने उसके हाथ में एक की दी। वो बता रही थी कि ये उसका ऑफिस है और अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो सीधे उसके पास आ सकता है। फिर उसने पूछा कि वो पहले रूम सेटल करना चाहता है या सीधे कमांडर लिू से मिलना चाहता है। गुफेंग ने बिना सोचे जवाब दिया कि वो पहले कमांडर लिू से मिलेगा। उसने सूटकेस अंदर रखा और फिर दोबारा झाओ शियाओतांग के साथ चल पड़ा। लेकिन कमांडर ऑफिस तक सिर्फ रिसर्चर्स जा सकते थे, इसलिए झाओ शियाओतांग नीचे ही उसका इंतजार करने लगी। ऊपर जाकर गुफेंग ने सिंपल रिपोर्ट दी। कमांडर लिू ने उसकी एबिलिटीज की काफी तारीफ की और उससे बड़ी उम्मीदें जताई। मीटिंग खत्म होने के बाद वो नीचे लौट आया। झाओ शियाओतांग अब भी वहीं खड़ी थी। उसे देखते ही वो मुस्कुराई और फिर बेस टूर शुरू हो गया। चलते चलते वो हर जगह का इंट्रोडक्शन देती रही। उसने कैंटीन दिखाया जहाँ रिसर्चर्स खाना खाते थे, फिर बॉयलर रूम दिखाया जहाँ पूरे बेस के लिए गर्म पानी तैयार होता था। आखिर में उसकी नजर बेस की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर गई। झाओ शियाओतांग की आंखों में हल्की एडमिरेशन आ गई। वो बिल्डिंग रिसर्च बिल्डिंग थी, यानी वो जगह जहाँ गुफेंग आगे काम करने वाला था, लेकिन अभी उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। रात तक उसके लिए स्पेशल वर्क परमिट तैयार होगा, तब उसे बाकी रूल्स समझाए जाएंगे। गुफेंग ने चुपचाप सिर हिला दिया। टूर खत्म होने के बाद झाओ शियाओतांग उसे बाकी जरूरी बातें समझाने लगी। क्योंकि बेस शहर से काफी दूर था, इसलिए जरूरत का सामान बाहर से खरीद कर लाना पड़ता था। कुछ लोग रेगुलरली बाहर जाते थे। रिसर्चर्स अपनी जरूरत की लिस्ट उन्हें दे सकते थे। फिर उसने कहा कि अगर उसे कुछ भी समझ ना आए तो वो सीधे उसके पास आ जाए। वो लगातार उसे सब कुछ डिटेल में समझा रही थी और गुफेंग भी ध्यान से हर बात याद कर रहा था। उसके दिल में धीरे धीरे इस जगह के लिए अलग फीलिंग बनने लगी। उसने दूर फैली उस वीरान जमीन को देखा और पहली बार सच में महसूस किया कि अब उसे पूरी जिंदगी शायद यहीं बितानी होगी। लेकिन उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था। वो यहाँ अपने आइडियल्स के लिए आया था, देश के फ्यूचर के लिए आया था और अब वो पूरी तरह इसी लाइफ का हिस्सा बनने वाला था। इसी तरह देखते देखते 3 महीने गुजर गए। इन 3 महीनों में गुफेंग और छू तोंगजो के बीच काउंटलेस आर्ग्यूमेंट्स हो चुके थे और आज भी दोनों फिर से रिसर्च लैब में बहस कर रहे थे। गुफेंग का कहना था कि करंट एक्सपेरिमेंट में कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ रिसोर्सेस और टाइम की बर्बादी है। लेकिन छू तोंगजो तुरंत उसके खिलाफ खड़ा हो गया। उसके मुताबिक पुराने रिसर्च डायरेक्शन डेड एंड बन चुके थे। अगर प्रोग्रेस चाहिए तो नए रास्ते ट्राई करने होंगे। असल में दोनों ही टॉप लेवल रिसर्चर्स थे, दोनों बेहद टैलेंटेड थे, लेकिन उनकी रिसर्च फिलॉसफी पूरी तरह अलग थी। गु फेंग बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेटिव आइडियाज में बिलीव करता था, जबकि छू तोंगजो ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच रखता था। उसे रिस्की एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। इस बार भी गु फेंग ने एक नया रिसर्च डायरेक्शन प्रपोज किया था, लेकिन छू तोंगजो ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके मुताबिक गु फेंग की थ्योरी सिर्फ असम्पशंस पर आधारित थी, उसका कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। लेकिन गु फेंग का मानना था कि जब पुराना रास्ता काम ही नहीं कर रहा तो नया ट्राई करने में क्या नुकसान है। दोनों अपनी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आखिरकार लंच टाइम हो गया। लैब के बाकी रिसर्चर जल्दी से बीच में आए और दोनों को अलग किया। सब लोग हंसते हुए कह रहे थे कि पहले खाना खा लिया जाए। गुफेंग के अंदर अब भी गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन वो समझ गया कि बाकी लोग सिचुएशन शांत करना चाहते हैं, इसलिए वो चुपचाप कैंटीन चला गया। उसने मील टिकट निकाली और खाना ले लिया, लेकिन उसका दिमाग अब भी रिसर्च प्लान में अटका हुआ था। उसे खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा था। पास बैठे कॉलीग्स उसे देखकर हेल्पलेस हंसी हंसने लगे। उनके मुताबिक गुफेंग और छू तोंगजो दोनों ही बेस के सबसे टैलेंटेड रिसर्चर्स थे, लेकिन दोनों का टेम्पर भी इक्वली खराब था। प्राइवेट लाइफ में दोनों अच्छे इंसान थे, लेकिन लैब में आते ही दोनों किसी की बात नहीं सुनते थे। गुफेंग खुद भी हल्का हेल्पलेस महसूस करने लगा, क्योंकि वो भी समझ नहीं पाता था कि नॉर्मली काम रहने वाला छू तोंगजो रिसर्च के मामले में इतना स्टबन क्यों हो जाता है। तभी सामने बैठे एक कॉलीग ने कैजुअली पूछा कि क्या इस बार उसने बाहर जाने वाले परचेसिंग टीम से कुछ मंगवाया है। आज वही लोग वापस आने वाले थे। ये सुनते ही गुफेंग थोड़ा अलर्ट हो गया। असल में वो ये बात लगभग भूल ही चुका था। पास बैठे लोग तुरंत हैरान हो गए, क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने उसे इस टॉपिक पर इतना इंटरेस्टेड देखा। गुफेंग हल्का मुस्कुराया। असल में इस बार उसने ज्यादा कुछ नहीं मंगवाया था। उसने सिर्फ कुछ वूल थ्रेड्स और सोइंग नीडल्स मंगवाई थी। हेक्सी का मौसम बेहद ठंडा था, इसलिए वो खुद के लिए स्कार्फ, ग्लव्स और हैट बनाना चाहता था। लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, वो जाओ शियाओतांग के लिए भी ग्लव्स बनाना चाहता था, क्योंकि पिछले 3 महीनों में उसने हमेशा उसका ध्यान रखा था और गुफेंग के पास उसे देने के लिए कुछ खास नहीं था। इसीलिए वो अपने हाथों से कुछ बनाकर उसे धन्यवाद कहना चाहता था। और इस बार वो ये बात भूलने वाला नहीं था।
काम खत्म होने के बाद गुफेंग हमेशा की तरह लॉजिस्टिक्स व्हीकल का इंतजार करने बाहर चला गया। आज परचेसिंग टीम बाहर से लौटने वाली थी और उसे अपने वुल थ्रेड्स और सुइंग नीडल्स लेने थे, लेकिन इस बार लॉजिस्टिक्स व्हीकल काफी देर से पहुंची, इसलिए उसे लंबे समय तक लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। जब उसकी बारी आई तो व्हीकल में बैठे लोग ऑर्डर्स के हिसाब से सामान बांटने लगे। गुफेंग ने अपना सामान लिया, ध्यान से चेक किया और कंफर्म किया कि कुछ मिसिंग नहीं है। फिर उसने शांत आवाज में धन्यवाद कहा और वापस मुड़ गया, लेकिन तभी पीछे से एक बेहद परिचित आवाज सुनाई दी। कोई उसका नाम पुकार रहा था, गुफेंग। वो आवाज सुनते ही उसका शरीर एक पल के लिए स्टिफ हो गया। कुछ सेकंड तक तो उसे लगा शायद उसने गलत सुना है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो भीड़ के बीच मिलिट्री कोट पहने चेन मुकियो खड़ी थी। गुफेंग कुछ पल उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि चेन मुकियो को उसकी लोकेशन कैसे पता चली, और उससे भी ज्यादा वो यहाँ आखिर क्यों आई थी। लेकिन अब वो उससे दोबारा कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, इसलिए अगले ही पल वो बिना कुछ बोले मुड़ गया। उसने रुकना तक जरूरी नहीं समझा। उधर चेनमुखी उसके उस इंडिफरेंट रिएक्शन को देखकर वहीं खड़ी रह गई। गुफेंग की आंखों में अब उसके लिए कोई इमोशन नहीं था, जैसे वो सच में उसके लिए एक स्ट्रेंजर बन चुकी हो। उस पल चेनमुखियो के दिल में अजीब दर्द उठा। वो तुरंत उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसके कॉलीग्स ने उसे रोक लिया। उन्हें अब भी सामान डिस्ट्रीब्यूट करना था और फिर व्हीकल वापस बेस लेकर जानी थी। सब लोग लगातार उससे मिशन और ड्यूटीज की बातें कर रहे थे। चेनमुखियो का सिर दर्द से भर गया, लेकिन कुछ देर की रुकावट में ही गुफेंग उसकी नजरों से गायब हो चुका था। उसने हेल्पलेस होकर गहरी सांस ली, लेकिन फिर खुद को समझाया कि अब गुफेंग भी इसी बेस में है। उसे उससे मिलने के और मौके मिल जाएंगे। उधर दूसरी तरफ गुफेंग ने इस मुलाकात को बिल्कुल दिल पर नहीं लिया। उसके लिए ये बस किसी पुराने जान पहचान वाले को देखने जैसा था। ना उसके दिल में एक्साइटमेंट थी, ना कोई दर्द। वो सीधे अपने रूम में लौट आया। कमरे का स्टोव पहले से जल रहा था। पूरे कमरे में हल्की गर्माहट फैली हुई थी। अपने खाली समय में वो अक्सर अकेले कमरे में किताबें पढ़ता था, कभी कभी बाहर घूमने भी चला जाता था। लेकिन हाल के दिनों में मौसम इतना ठंडा हो गया था कि उसका बाहर जाने का मन ही नहीं करता था। अब जबकि वुल थ्रेड्स आ चुकी थी, वो आराम से निटिंग कर सकता था। वो चुपचाप चेयर पर बैठ गया और हुक नीडल से निटिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसके हाथों में ग्लव्स का शेप बनने लगा। उसके हाथ लगातार चलते रहे, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। वो सोच रहा था कि जब स्प्रिंग आएगी और मौसम थोड़ा गर्म होगा, तब वो पास की केव्स देखने जाएगा। उसे एंशिएंट गोस्ट केव्स की कार्विंग टेक्नोलॉजी के बारे में काफी क्यूरियोसिटी थी। इन 3 महीनों में वो बेस के लगभग सारे रूल्स समझ चुका था। बाहर जाने के लिए कई एप्लीकेशंस और अप्रूवल्स चाहिए होते थे, लेकिन रिसर्चर्स को पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता था। बस हर मूवमेंट का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखना पड़ता था। बाकी रिसर्चर को ये सब काफी ट्रबलसम लगता था, इसलिए उनमें से ज्यादातर लोग बेस से बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन गुफेंग हमेशा से इस शहर के लिए क्यूरियस था। इन्हीं ख्यालों के बीच पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। जब वो दोबारा उठा तब बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। उसने थकान में टेबल पर ही थोड़ी देर सिर रखकर आराम कर लिया था। अब कैंटीन बंद होने का समय भी निकल चुका था, मतलब आज शायद उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। फिर भी वो आखिरी उम्मीद लेकर उठा, क्योंकि उसके कमरे में खाने का कोई सामान नहीं था। वो हमेशा कैंटीन में ही खाता था। उसने राइस कुकर और मील टिकट उठाई और दरवाजा खोल दिया, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो थोड़ा रुक गया। बाहर जाओ शिया ओतांग खड़ी थी। उसके हाथ में राइस बॉक्स था। वो शायद अभी दरवाजा नॉक करने वाली थी। कुछ सेकंड के लिए दोनों ऑकवर्ड हो गए। फिर झाओ शियाओतांग ने जल्दी से राइस बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो कहने लगी कि उसने देखा आज कुफिंग कैंटीन में खाने नहीं आया और कैंटीन बंद होने वाला था, इसलिए वो उसके लिए खाना ले आई। गुफेंग कुछ पल राइस बॉक्स को देखता रहा। उसके पास शब्द नहीं थे। तभी झाओ शियाओतांग जल्दी से एक्सप्लेन करने लगी कि ये राइस बॉक्स बिल्कुल नया है। उसने पहले कभी इसे इस्तेमाल नहीं किया। गुफेंग हल्का हेल्पलेस होकर मुस्कुरा दिया। आखिर में उसने राइस बॉक्स ले लिया। फिर उसने मील टिकट उसकी तरफ बढ़ाई, लेकिन झाओ शियाओतांग तुरंत हाथ हिलाने लगी। वो कह रही थी कि इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही गुफेंग ने प्रिटेंड करते हुए सीरियस चेहरा बना लिया। उसने कहा कि अगर वो मील टिकट नहीं लेगी तो वो भी ये खाना नहीं लेगा। उसकी बात सुनकर झाओ शियाओतांग आखिरकार टिकट लेने पर मजबूर हो गई। फिर उसने जाते जाते उसे याद दिलाया कि खाना थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसलिए वो उसे गर्म करके खा ले। इतना कहकर वो जल्दी से वापस चली गई। गुफेंग राइस बॉक्स लेकर कमरे के अंदर लौट आया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि थोड़ी दूर अंधेरे में कोई चुपचाप उसे देख रहा था। वो चेन मुक्यू थी। उसने पूरा सीन अपनी आंखों से देखा था और उसके दिल में अचानक अजीब दर्द और गुस्सा भर गया। सिर्फ 3 महीनों में गुफेंग की जिंदगी में कोई और आ चुका था। अब उसे समझ आया कि उस दिन गुफेंग ने उसकी तरफ पलटकर भी
क्यों नहीं देखा, क्यों उसने बिना हेजिटेशन के उसे छोड़ दिया, क्योंकि अब वो सच में आगे बढ़ चुका था। चेन मोक्यू अंधेरे में खड़ी उसी एक बात के बारे में सोचती रही। गुफेंग पहले शानबे मिलिट्री जोन का रिस्पेक्टेड कमांडर था। उसके पास स्टेटस था, आरामदायक जिंदगी थी, फ्यूचर था, लेकिन उसने वो सब छोड़ दिया। वो इतनी दूर हेक्सी जैसे वीरान और कठिन बेस में आ गया, जहां लोग अपनी पूरी जिंदगी रेत और रिसर्च के बीच गुजार देते हैं, और अब वो यहाँ सिर्फ एक ऑर्डिनरी रिसर्चर की तरह रह रहा था। चेनमुक्यू समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। उसका पूरा शरीर हल्का कांप रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो ठंड से कांप रही है या गुस्से से।